कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में पढ़ना है? जैसे अभी तक हम लोग वो कंपाउंड्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे सिंपल सॉल्ट हो गया, NaCl, KCl, इनके बारे में। बट एक्चुअली उनके कॉम्बिनेशन से भी कुछ कंपाउंड्स बनते हैं और उनको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। और वो एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। कंपाउंड्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड बेसिकली सिंपल सॉल्ट को ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लेके बना, और फिर एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और इनका प्राइमरी डिफरेंस ये है कि जब आप सिंपल सॉल्ट से डबल सॉल्ट बना लोगे और फिर जब आप उस डबल सॉल्ट को पानी में ऐड करोगे तो वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। और जब वो सारे आयंस में टूट जाएगा तो सबका टेस्ट भी शो करेगा। जैसे अगर एग्जांपल लें, KCl.MgCl2.6H2O, ये डबल सॉल्ट है। ये दो सिंपल सॉल्ट्स को मिला के बनाया है, लेकिन जब इस डबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। पोटेशियम आयन अलग, क्लोराइड अलग, मैग्नीशियम अलग, और सबका टेस्ट भी शो करेगा। इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? कार्नलाइट। दूसरा डबल सॉल्ट आपका हो गया K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये है पोटाश एलम। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिया है इस तरह से, ये दिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला के फॉर्म में। एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा है, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। आपको भी यही याद रखना है क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन भी पूछ चुका है मेंस के अंदर, कितना वाटर मॉलिक्यूल है, तो आंसर 12 देगा, 24 नहीं देगा। होता यही फॉर्मूला है, लेकिन एनसीईआरटी में एम्पेरिकल फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये दोनों किसका फॉर्मूला है, और आपको तो यही कंसिडर करना है, पोटाश एलम। ये भी डबल सॉल्ट है। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये भी अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। सिमिलरली एक और डबल सॉल्ट आपको याद रखना है, दैट इज मोर्स सॉल्ट। फॉर्मूला आपने देखा होगा, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया मोर्स सॉल्ट का, ठीक है। मोर्स सॉल्ट, ये भी डबल सॉल्ट है। इसको भी अगर आप पानी में डालेंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में जो ब्रेक हो गया, आयरन +2 सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वो हो गया डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसा एडिशन कंपाउंड है जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है K4FeCN6, तो इसको जब आप पानी में डालिएगा तो ये जो बॉक्स के बाहर का पोटेशियम है वो अलग हो जाएगा और बॉक्स अलग हो जाएगा, लेकिन ये बॉक्स जो है ये इंटैक्ट रहेगा। मतलब अब ये बॉक्स फर्दर नहीं टूटने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से आयरन अलग हो गया, साइनाइड अलग हो गया, वो नहीं होगा। दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी और डिटेल में इसको देखेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी देखिए पहले। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है ये बुक में दिया है। क्लोरोफिल में कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में कौन प्रेजेंट है, आयरन, विटामिन B12 में कौन प्रेजेंट है, कोबाल्ट। ये पहले याद कर लीजिए। फिर स्टार्ट ही किया है चैप्टर वर्नर्स थ्योरी से, क्योंकि यही वो पहला थ्योरी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एनालाइज करने का कोशिश किया। जो पहला बंदा वर्नर, उसके ही थ्योरी से स्टार्ट किया है और काफी एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू किया है वो।
उस समय ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, बहुत पुराना थ्योरी है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था तब की बात है ये। तो वर्नर ने ये नोटिस किया कि कंपाउंड के अंदर दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयनाइजेबल है, मतलब जब वो पानी में आप कंपाउंड को डालोगे तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो ब्रेक हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, कंपाउंड को पानी में डालने पे वो वाला वैलेंसी ब्रेक नहीं हो। अभी इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक कॉम्प्लेक्स मैंने एग्जाम्पल में दिया K4FeCN6, एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं CONH3 होल 6 Cl3। अभी मैंने इसको ऑलरेडी बॉक्स के फॉर्मेट में लिख के दिया है, इसको कहते हैं न्यू रिप्रेजेंटेशन, न्यू मेथड ऑफ राइटिंग। इसमें डब्बा बना रहता है, तो इसमें जो डब्बे के बाहर है वो मेटल के साथ सिर्फ आयनिक इंटरैक्शन कर रहा है, और जो डब्बे के अंदर है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इसका और इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा जब आप पानी में उस कंपाउंड को डालोगे, लेकिन इसका और इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा जब आप उसको पानी में डालोगे। मतलब जब आप पानी में डालोगे तो इन एक्वस सॉल्यूशन जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, डब्बे वाला पार्ट है, वो अलग हो जाएगा, विच इज CONH3 होल 6 3+, और जो डब्बे के बाहर 3 क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाएंगे। तो एक्चुअली हुआ ये कि कोबाल्ट +3 के साथ 6 अमोनिया का मॉलिक्यूल बॉन्डेड है सेकेंडरी वैलेंसी से। ऐसा क्यों बोल पा रहे हम लोग? क्योंकि पानी में डालने पे अपने को दिख रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूट नहीं रहा है, दिस इज नॉन आयनाइजेबल। और वही कोबाल्ट 3 क्लोराइड के साथ बॉन्डेड है प्राइमरी वैलेंसी से। ऐसा क्यों बोल पा रहे? क्योंकि अपने को दिख रहा है कि पानी में डालने पे कोबाल्ट और क्लोराइड का बॉन्ड टूट जा रहा है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज बोला गया है उसको उस टाइम पे। प्राइमरी जो कि आयनाइजेबल है, जो टूट सकता है, और सेकेंडरी जो कि नहीं टूट सकता है, नॉन आयनाइजेबल है। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सब भूल जाइए, टूट सकता है नहीं टूट सकता है, ये सब का कोई इंपॉर्टेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल अगर बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां देखा +3, यहां देखा +2, यहां देखा +2, तो प्राइमरी वैलेंसी सीधा ही आ गया, सीधा ही आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां भी देख लो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मेटल का, अमोनिया, वाटर, HCl, अमोनिया, अमोनिया, ये पार्ट तो न्यूट्रल है, तो जो भी ये मेटल पे चार्ज आएगा वो ये एनायंस की वजह से आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका भी +2, इसका +4, इसका +3, इसका +2, और जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी सीधा सीधा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह है कि मेटल डायरेक्टली कितने लीगेंड से, लीगेंड कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर को, उससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो हम लोग किससे बताते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर से। और उसका पता उसको कैसे चला? ये एक्सपेरिमेंट से। वो क्या किया, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सेस ऑफ AgNO3 में ट्रीट किया। क्या लेता था वो? AgNO3 बहुत सारे अमाउंट में ले लेता था, यहां से मिलता था Ag+, अगर इसमें से क्लोराइड निकला तो ये क्लोराइड और Ag+ मिलके AgCl का क्या बना देगा? प्रेसिपिटेट बना देगा। तो पहला जो कंपाउंड लिया वो था COCl3.6NH3। ये जो डॉट वाला मेथड है ये ओल्ड वे ऑफ राइटिंग है, पहले के टाइम पे ऐसे ही लिखते थे। आप अभी भी बहुत जगह पे देखोगे ऐसे ही लिखा रहता है, जैसे कि CuSO4.5H2, ये क्या है? ओल्ड वे ऑफ राइटिंग है, ये जो डॉट वाला मेथड है। तो पहले जमाने में ऐसे ही लिखते थे, तो ये डॉट करके लिख दिया उसने,
अब उसने नोटिस किया कि एक्सेस ऑफ AgNO3 में लेने पे कितना मोल AgCl मिलता है, 3 मोल AgCl मिलता है। इसका ये मतलब है कि ये तीनों क्लोराइड यहां से बाहर निकल रहा है, तीनों क्लोराइड के फॉर्म में यहां से बाहर निकल रहा है। आपको मिल रहा है यहां से 3 मोल क्लोराइड, और Ag प्लस तो एक्सेस में है, तो वहां से 3 मोल Ag प्लस 3 मोल Cl माइनस के साथ मिलके 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट दे रहा है। अब अगर हम ये समझ गए कि यहां से तीनों क्लोराइड निकल जा रहा है, यानी ये कहां है, डब्बे के बाहर है, जो अभी यहां पे देखा था कि डब्बे के बाहर वाला निकल जाएगा। तो ये अगर मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, CONH3 होल 6 Cl3। क्योंकि अभी ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि डब्बे के बाहर जो होता है वही आयनाइज होता है, वही आयनाइज होता है। तो 3 मोल AgCl के लिए 3 मोल क्लोराइड चाहिए, और वो तो यहीं से आएगा क्योंकि यहां से तो Ag प्लस आ रहा है। और अगर 3 मोल क्लोराइड चाहिए मतलब तीनों क्लोराइड को निकलना पड़ेगा, तो ये कहां होना चाहिए, डब्बे के बाहर। यहां पे 2 मोल AgCl मिला, तो इसका मतलब है कि 3 में से 2 ही डब्बे के बाहर होगा, तो एक कहां होगा, डब्बे के अंदर। यहां और यहां 1 ही मोल AgCl मिला, इसका मतलब है एक एक क्लोराइड कहां होगा, डब्बे के बाहर होगा, बाकी क्लोराइड कहां होगा, डब्बे के अंदर होगा। तो अगर इसको मैं मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग में लिखूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, COCl3 डॉट 6NH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, CONH3 होल 6 Cl3, CO COCl3.5NH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हम क्यों ऐसे लिख पा रहे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो पहले से है। ये ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें 2 ही मोल मिला, इसमें 1 ही मोल मिला, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि 2 ही मोल मिला, इसका मतलब है 1 क्लोरीन डब्बे के अंदर ही होगा, 2 डब्बे के बाहर होगा। सिमिलरली अगर इसको देखें, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कि क्लोरीन तो उतना ही है, लेकिन जो आयनाइजेबल क्लोरीन है उसका नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डब्बे के अंदर 2 चला गया होगा, डब्बे के बाहर 1 ही होगा, तभी वही एकमात्र निकला है। लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला अगर इसमें भी आप देखेंगे तो ये दोनों आपको ऐसा लगेगा इनका फॉर्मूला सेम है, 1 मोल मिला, कलर अलग क्यों है। आगे आप GI में पढ़ेंगे, ये MA4B2 फॉर्मेट है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये जो दोनों है अलग अलग कलर वाले, ये एक्चुअली एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसमें एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर वगैरह अलग हो सकता है। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि क्लोरीन का नंबर तो कांस्टेंट है, लेकिन जो क्लोरीन आयनाइज हो रहा है उसका नंबर चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कोबाल्ट +3 को जो नंबर ऑफ लोन पेयर चाहिए वो फिक्स्ड है। आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि यहां हर अमोनिया 1 लोन पेयर दे रहा होगा कोबाल्ट +3 को। अमोनिया लुईस बेस है, कोबाल्ट +3 लुईस एसिड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक अमोनिया 1 पेयर देगा, तो 6 अमोनिया 6 पेयर दे रहा होगा। यहां पे अमोनिया 5 ही बचा, तो 5 पेयर तो अमोनिया दे दिया, 1 पेयर कौन देगा, क्लोराइड। अमोनिया 4 ही बचा, तो 4 पेयर अमोनिया दे देगा, 2 पेयर कौन देगा, क्लोराइड। कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की बात है वो फिक्स्ड है। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, हर केस में 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर को ही क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय मेटल कैटायन। तो कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर रहा है कोबाल्ट +3, हर केस में 6 लोन पेयर, तो हर केस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 ही है।
तो अगर देखेंगे यहां पे तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल था, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, पानी में डालोगे तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिले। जैसे यहां भी देख लो, तो मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, ये हम लोग अगर ये जानते हैं तो ये लिख सकते हैं, या वो जानते हैं तो ये लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है और फिर वहां से आप इसको लिखते हैं। लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सब आपको याद ही होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। और इसमें आसान सिर्फ कौन है? प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली Palladium+2 जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। उसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। अब ये बात भी है कि सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, तो हम उसमें क्या 2 क्लोरीन अंदर डाल दे डब्बे के और 2 अमोनिया डाल दे? तो नहीं, पहले न्यूट्रल वाले को अंदर डालना है। पहले अगर न्यूट्रल वाले को अंदर डालना है तो चारों अमोनिया अंदर डालना पड़ेगा, और यहां तक जाते ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फुलफिल हो गया। 4 अमोनिया ने 4 लोन पेयर दे दिया, मेटल को 4 ही लोन पेयर चाहिए था, काम हो गया। तो जो बाकी 2 क्लोरीन बचे वो डब्बे के बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें तो ये पता होना चाहिए आपको कि Ni+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 6 में भी आपको ये पता होना चाहिए कि पहले न्यूट्रल वाला डब्बे के अंदर जाएगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन मेटल को किससे दिलवाइएगा? न्यूट्रल वाले से। अब जैसे ही 6 हो ही गया पानी, तो जो 6 पेयर मिलने वाला है वो मिल चुका है, तो जो 2 क्लोरीन बचा वो लोन पेयर तो मेटल को देने नहीं वाला, तो वो डब्बे के बाहर होगा। तीसरा, Platinum+4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब H+ से तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिलवाइएगा ना, H+ तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? क्लोराइड। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे 6 क्लोराइड आपके पास है, सबको डब्बे के अंदर रखना पड़ेगा, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। और H+ जो 2 आपके पास बचा वो चार्ज को बैलेंस करेगा। अगर चार्ज को बैलेंस करने वाला एनायन है तो बाद में लिखेंगे, कैटायन है तो पहले लिखेंगे। यहां देखिए Cobalt+3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो पहले आपने डब्बे में मेटल डाला, फिर न्यूट्रल वाले डाले। न्यूट्रल वाले में कौन चला गया? न्यूट्रल वाले में पहले 4 अमोनिया चला गया, लेकिन मेटल को तो 6 लोन पेयर चाहिए, तो 2 क्लोरीन भी अंदर लेना पड़ेगा। 1 क्लोरीन बच गया, वो डब्बे के बाहर आ जाएगा। दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग। दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग। Platinum+2, अब आपको पता है कि इसको 4 लोन पेयर चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? पहले न्यूट्रल वाले को अंदर डाल दिया, विच इज अमोनिया। अब 2 अमोनिया हो गया, 2 क्लोरीन को भी अगर अंदर डाल दे तो काम हो ही जाएगा। 4 लोन पेयर मेटल को चाहिए, 4 मिल गया। इस तरह से मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग है। इनको जब पानी में डालिएगा तो बॉक्स के अंदर जो है वो इंटैक्ट रहेगा, बॉक्स के बाहर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें पानी में डालने में कितने आयंस मिले, तो आंसर 2 नहीं 3 होगा, क्योंकि जब आप इसको पानी में डालिएगा तो ये डब्बा खुद ही एक आयन बन जाएगा। ये डब्बे पे क्या आ जाएगा? +2, तो ये खुद एक आयन है और 2 क्लोराइड मिल गया। तो इसमें आपसे पूछेगा तो टोटल आयंस कितने बताना है? 3। तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। अब AgCl कितना प्रेसिपिटेट होगा? तो 2 क्लोराइड है 2 मोल, 2 क्लोराइड है तो 2 मोल। क्लोराइड कोई बाहर है ही नहीं तो नो AgCl प्रेसिपिटेटेड। 1 है तो 1 मोल, क्लोराइड कोई बाहर है ही नहीं तो नो मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है उसका काम होता है मेटल के चार्ज को बैलेंस करना। तो मेटल पे चार्ज होगा क्या? पॉजिटिव,
और उसको बैलेंस कौन करेगा? नेगेटिव आयन करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी का काम होता है, सेकेंडरी वैलेंसी में होता है लीगेंड, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। अब वैसे तो हम पढ़ रखे हैं कि लीगेंड जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सब हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे पॉजिटिव लीगेंड्स डिस्कवर्ड ही नहीं थे, तो लीगेंड उस टाइम पे सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल ही हो सकता है, ऐसा उसने बोला था। लीगेंड है ये। सेकेंडरी वैलेंसी में मेटल से कौन जुड़ा है? लीगेंड। और प्राइमरी वैलेंसी में मेटल से कौन जुड़ा है? जो उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है। याद ये रखना है, ये मेन है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। कलर्स भी याद कर लीजिएगा, किस इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सेंट्रल मेटल कौन है वो भी याद कर लीजिएगा, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है। इसमें तो अभी ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट कार्नेलाइट, पोटाश, एलम, मोर्स सॉल्ट, इनका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मोर्स सॉल्ट का n फैक्टर 1 होता है। रिडॉक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां आयरन 2 में होता है और ऑक्सीडाइज होके 3 में चला जाता है, तो n फैक्टर 1 होता है। ऐसा मोर्स सॉल्ट के बारे में याद रखना है। ये डॉटेड लाइन से हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया कि CONH3 होल 5 Cl Cl2 इसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो बहुत सिंपल है, कोबाल्ट +3 के साथ 5 अमोनिया क्या बना रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया लुईस बेस है, कोबाल्ट +3 लुईस एसिड है। ये जो डब्बे के अंदर का क्लोराइड है, ये है थोड़ा लफड़े वाला, क्योंकि ये मेटल के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस भी कर रहा है और मेटल को इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ध्यान रखिएगा ये वाला। और जो 2 क्लोराइड बच गए वो है ओनली प्राइमरी, उनको सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखाना है, क्योंकि वो सिर्फ मेटल के साथ चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्लोराइड है, ये वाला, ये मेटल के चार्ज को भी बैलेंस करता है, मेटल के साथ अट्रैक्शन भी है इसका, और मेटल को इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। तो जो बॉक्स के अंदर के एनायन होते हैं, दे सैटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस भी पूछ सकता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है ये कुछ खास नहीं है, ये जो डब्बे के अंदर प्रेजेंट है उसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और बेसिकली डब्बे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक सेंट्रल मेटल होता है जो बेसिकली कैसे एक्ट कर रहा होता है? लुईस एसिड के जैसे। और उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होता है उसको कहते हैं लिगेंड, जो कैसे एक्ट कर रहा होता है? लुईस बेस के जैसे। तो कुछ भी खास नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल होता है विद फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। दोज आयंस और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो लिगेंड्स होते हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं। इनको बहुत तरह से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो चार्ज के बेसिस पे अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिगेंड कहते हैं, किसी पे न्यूट्रल है कोई तो न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी भी क्लासिफाई किया गया है। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड एक मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। एक लिगेंड एक मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और वो बेसिकली डिपेंड करता है उसके अंदर कितने डोनर साइट्स हैं उस पे। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्लोराइड है, तो क्लोराइड इज हैविंग 4 लोन पेयर्स, लेकिन चारों लोन पेयर एक ही डोनर साइट पे प्रेजेंट है, तो ये एक मेटल को इनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा। एक मेटल को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोडेंटेड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, वाटर, अब इसके पास 2 लोन पेयर है,
लेकिन दोनों लोन पेयर एक ही डोनर साइट पे है, तो ये एक मेटल को इसमें से एक ही पेयर दे पाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट, या इसी को कहते हैं यूनिडेंटेट। जैसे मान लीजिए आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया के पास तो एक ही लोन पेयर है, तो इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, ये तो एक मेटल को एक ही लोन पेयर दे पाएगा, तो ये तो डेफिनेटली मोनोडेंटेट है। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोन पेयर हो लेकिन एक ही साइड पे हो, तो वो सब मोनोडेंटेट ही होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि क्या ये ऑक्सीजन किसी दूसरे मेटल को ये दूसरा पेयर दे सकता है क्या, तो यस दे सकता है, लेकिन क्या उससे वो बाइडेंटेट बन जाएगा, नहीं, वो अभी भी मोनोडेंटेट ही रहेगा, क्योंकि वो एक मेटल को तो एक ही पेयर दे पा रहा है। जैसे आपसे मान लीजिए बोला कि हाइड्राजीन क्या है, इसमें तो दो लोन पेयर है और दो अलग अलग डोनर साइट पे भी है, तो क्या इसको हम लोग बाइडेंटेट बोल सकते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, 3 मेंबर्ड रिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे मेटल के सामने इतना कोई मजबूरी नहीं है कि उसको बॉन्ड बनाना है, और मतलब कार्बन वाला प्रॉब्लम नहीं है कि उसको अपना ऑक्टेट किसी भी तरह से कंप्लीट कर लेना है बस। तो ऑर्गेनिक में 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता था, यहां 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बनता है, तो भले ही यहां तो दो अलग अलग डोनर साइट पे लोन पेयर है, लेकिन दोनों अगर मेटल को दे देंगे तो वो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, और अपने को पता है 3 मेंबर्ड रिंग यहां नहीं बनाना है, तो ये भी एक्चुअली मोनोडेंटेट ही है इस केस में। भले ही इसके पास दो लोन पेयर है, लेकिन उसमें से एक ही लोन पेयर वो एक मेटल को दे पाएगा, दूसरा वाला उसी मेटल को दिया तो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हाइड्राजीन भी मोनोडेंटेट ही है। जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछा कि CH2 CH2 NH2 NH2, ये हो गया इथिलीन डायमीन। तो अगर आपके पास इथिलीन डायमीन है तो क्या ये मोनोडेंटेट है? नहीं, अब ये बाइडेंटेट। ये नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर मेटल को दे दिया, ये नाइट्रोजन भी अपना एक लोन पेयर मेटल के साथ शेयर कर लिया, दे दिया मतलब शेयर कर लिया। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल, लिगेंड का एक मॉलिक्यूल एक मेटल को दो पेयर दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट बोलेंगे या डाइडेंटेट बोलेंगे। ऐसे ही कभी ऐसा भी लिगेंड होगा जो 3 पेयर देगा एक ही मेटल को। जैसे मान लीजिए इसी में आप एक कार्बन और इंक्रीज कर दीजिए और एक उसके साथ NH2 ग्रुप अटैच कर दीजिए। अब यहां पे एक ही मॉलिक्यूल एक ही मेटल को 3 पेयर दे सकता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड बोलेंगे। तो दो के ऊपर सबको हम लोग एक साथ ही क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंटेड बोल देते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। जेई एडवांस 2010 में सीधा इसका स्ट्रक्चर ही पूछ लिया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूल हेक्साडेंटेट होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ही एक मेटल को 6 पेयर दे देता है इलेक्ट्रॉन का। एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, एक इस नाइट्रोजन से, एक इस नाइट्रोजन से, एक पेयर यहां से और एक पेयर यहां से। तो एक मेटल को एक लिगेंड 6 पेयर यहां पे दे देता है, इसलिए हेक्साडेंटेट है। इसका नाम भी याद रखेंगे, इथिलीन डायअमीन। यहां तक तो बहुत सिंपल है। हाँ, कंफ्यूजिंग क्या है, नाम में ईन है लेकिन यहां बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। टेट्रा एसिडेट का मतलब तो समझ आ रहा है, 4 CH2COO माइनस ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो ये टेट्रा एसिटेट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड? ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट है लेकिन एक साथ दोनों को यूज नहीं कर सकता, कभी एक से डोनेट करेगा कभी दूसरे से डोनेट करेगा। जैसे कि NO2 माइनस, इसमें लोन पेयर O के पास भी है और इसमें लोन पेयर N के पास भी है, लेकिन दोनों से एक साथ वो डोनेट नहीं कर सकता है। कभी N से डोनेट करेगा मेटल को, कभी O से डोनेट करेगा मेटल को। जब N से करेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रिटो N। और ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला भी जब लिखेंगे और वो N से डोनेट कर रहा होगा तो उसको
NO2 ऐसे लिखा होगा, जो डोनर है उसको पहले लिखा होगा। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। लिखते वक्त नाइट्रिटो N, और यहां फॉर्मूले में भी N पहले, यहां पे ऑक्सीजन डोनर है तो लिखते वक्त भी नाइट्रिटो O, और जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां भी ONO। ONO का मतलब O पहले, क्यों? क्योंकि O डोनर है। ये भी ध्यान रखिएगा। थायोसाइनेटो सल्फर डोनर है तो थायोसाइनेट S, लिखते वक्त भी SCN। और ऑब्वियसली चार्ज आप चाहिए तो लिख दीजिए, बट इंडिविजुअल आयंस के ऊपर चार्ज लिखा नहीं जाता, पूरे कॉम्प्लेक्स पे एक साथ ऐड करके लिखा जाता है। और यहां पे NCS, क्योंकि यहां पे डोनर कौन है? नाइट्रोजन, और लिखते वक्त थायोसाइनेटो N। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी अभी बताया था आपको, दिस इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो मेटल को मिला है लिगेंड से थ्रू सिग्मा इंटरैक्शंस, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। PtCl6 2-, हर क्लोराइड मोनोडेंटेट है, तो एक क्लोराइड एक लोन पेयर देगा तो 6 क्लोराइड 6 लोन पेयर देगा। मेटल को मिला 6 लोन पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया मेटल का 6। अमोनिया मोनोडेंटेट है, एक अमोनिया एक पेयर देगा, 4 अमोनिया 4 पेयर देगा। मेटल को मिला 4 पेयर तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ऐसा दिखता है भाई। ऑक्सलेट ऐसा दिखता है, बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट। मेटल को ये दोनों जगह से कोऑर्डिनेट कर देता है, तो बाइडेंटेट कह लो या डाइडेंटेट कह लो। तो अगर ये बाइडेंटेट है तो एक ऑक्सलेट से 2 पेयर जाएगा मेटल को, तो 3 ऑक्सलेट से कितना जाएगा मेटल को? 6 पेयर, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। EN अभी अभी देखा था, EN कौन सा था इसमें से? EN ये वाला, ये इथिलीन डायमीन, ठीक है, सिंगल M, ध्यान रखिएगा। और ये जो अमोनिया होता है ना, उसका नाम यहां पे क्या होता है? अमीन होता है, और वहां पे हम डबल M यूज करते हैं, ये डिफरेंस है। या इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, NH2CH2CH2NH2 को ही इथेन 1,2 डायमीन भी लिख देते हैं, एक ही बात है। और इनफैक्ट शॉर्ट में तो इसको सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं? EN। तो EN क्या है? बाइडेंटेट, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर EN बाइडेंटेट है या डाइडेंटेट है तो एक EN से मेटल को मिलेगा 2 पेयर, तो 3 EN से कितना मिलेगा? 6 पेयर। मेटल को मिला 6 पेयर, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसमें ध्यान ये रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से जो इंटरैक्शन हुआ है उसी को काउंट करते हैं। अब ये डाउट आ जाता है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है? बहुत मतलब है। एक्चुअली बहुत टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। जैसे एक कंपाउंड आपको आगे जाके मिलेगा, फेरोसीन। अब फेरोसीन कैसा होता है? तो ये मॉलिक्यूल आपने ऑर्गेनिक में बहुत देख रखा होता है, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटा डाइएनाइल। आप जब इसका हाइब्रिड बनाइएगा, और मत लिखिए, आप जब इसका हाइब्रिड बनाइएगा तो कुछ ऐसे आप चाहिए तो बना सकते हैं कि पूरे रिंग में ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू रेजोनेंस। तो ये जो फेरोसीन होता है ये जो फेरोसीन है ये होता है Fe पाई C5H5 होल ट्वाइस। ये क्या चीज है भाई? तो यहां आयरन +2 में है, क्योंकि C5H5 पे -1 है, 2 C5H5 पे -2, तो आयरन पे +2, तभी तो डब्बे पे 0 होगा। और ये C5H5 माइनस जो है वो ये जो हमारा Fe+2 है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, बट यहां जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, ये पाई इंटरैक्शन से जाता है। ये जो पाई ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहां पे अगर आपसे पूछ लिया आयरन +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉट डिफाइंड, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड कैसे है? जब हम इंटरैक्शन करते हैं
सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, किसके साथ? मेटल के साथ, तब कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं? जो पार्ट बॉक्स के अंदर है और जो पार्ट आयनाइज नहीं होने वाला, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और जो पार्ट बॉक्स के बाहर है और आयनाइज होने वाला है, उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, या उसको काउंटर आयन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑल दी लिगेंड्स आर आइडेंटिकल। ऑल दी लिगेंड्स आर आइडेंटिकल का क्या मतलब है? एक ही टाइप का लिगेंड अगर हुआ, अगर एक ही टाइप का लिगेंड हुआ, देन दैट इज होमोलेप्टिक। बट अगर at least two types of ligands are there, at least two types of ligands are there, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक। अगर एटलीस्ट दो टाइप का, तीन टाइप का लिगेंड है तो क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अभी मेंस में आया है ये। फिर हम लोग आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। नेमिंग जो होता है, अगर हमको क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है और हमको नाम लिखना है तो नेमिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिस्ट किया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान है। The cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. देख लीजिए, बहुत आसान है और ये कोई नया पॉइंट नहीं है। आप सोचिए, इसके पहले भी आप ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखा तो करते ही थे, K2SO4। तो क्या नाम लिखते थे इसका? तो इसका नाम भी तो आप पोटेशियम सल्फेट ही लिखते थे। वहां भी आप क्या करते थे? जो कैटायनिक पार्ट था उसको पहले लिखते थे और जो एनायनिक पार्ट था उसको बाद में लिखते थे। बस यही चीज अभी भी फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए, अभी आपको मैंने कंपाउंड दे दिया K4FeCN6, तो इसमें ध्यान रखिए कि ये जो पोटेशियम पे +1 है और ये डब्बे पे -4 है, तो ये कैटायनिक पार्ट है। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसका नाम लिखा जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्प्लेक्स क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कैटायनिक पार्ट, फिर एनायनिक पार्ट। मान लीजिए ऐसे दे दिया CONH3 होल 6Cl3। पहले किसका नाम लिखिएगा? कैटायनिक पार्ट का नाम पहले, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो कैटायनिक पार्ट में जो ये आयन का नंबर आ गया, इस नंबर को मेंशन नहीं किया जाता। या सिमिलरली एनायनिक पार्ट में यहां जो आयन का नंबर आ गया, इसको मेंशन नहीं करते हैं। सोचिए इसके बारे में। पोटेशियम सल्फेट, जबकि दो पोटेशियम है, तो क्या इसको डाई पोटेशियम सल्फेट लिखते थे? नहीं, सिर्फ पोटेशियम सल्फेट लिखते थे। अभी भी वैसे ही लिखेंगे। इसको भी कोई टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, या इसको भी ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, पोटेशियम और क्लोराइड ही लिखना है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। The ligands are named in alphabetical order before the name of the central atom or ion. ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में पहले मेटल होता है और फिर लीगेंड होता है, लेकिन नाम लिखते वक्त फॉर्मूले से लीगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, मेटल का नाम बाद में लिखा जाता है। और लीगेंड में भी अगर दो तीन टाइप का लीगेंड हुआ तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। जैसे अब यहाँ पे कुछ अलग नाम भी है, वो भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि CO को बोलते हैं यहाँ पे कार्बोनिल। जैसे यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, NH3 को यहाँ पे अमाइन बोलते हैं विद डबल M। H2O को यहाँ पे एक्वा बोलते हैं। NO को यहाँ पे नाइट्रोसिल बोलते हैं। अब NO खुद में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लीगेंड है। NO कंफ्यूजिंग लीगेंड क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये NO+ के फॉर्म में भी मिल सकता है। उस केस में इसको नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम कहते हैं। अच्छा, ऐसा ये कब मिलेगा? तो इसके लिए आपने दो कंपाउंड याद कर रखे होंगे, जेई का फेवरेट है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स
और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इन दोनों में NO जो है वो NO प्लस के फॉर्म में मिलता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe H2O होल 5 NO SO4। दूसरा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 FeCN होल 5 NO। ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें NO पॉजिटिव लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा, यहां NO पे +1 है, यहां भी NO पे +1 है, और सबसे ऊपर वाला तो और ही यूनिक है। यहां NO पे +1, सल्फेट पे -2, एक्वा यानी पानी न्यूट्रल होता है। सब आप बैलेंस कीजिएगा ना तो बहुत यूनिकली यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। यहां निकालिएगा तो सोडियम पे 1, साइनाइड पे -1, सब बैलेंस वैलेंस आप कीजिएगा तो यहां आयरन पे +2 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वो ऊपर वाला तो खैर बहुत ही यूनिक है, ये दो याद रखिएगा, इसमें NO पे +1 होता है। तो आपको ये नाम तो याद रखना ही है, बट हम लोग वापस से पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट ये था कि जो लिगेंड्स हमारे पास होंगे उनको उनके अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में उनके नाम को लिखा जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि यार Cl- है, इसका नाम है क्लोराइड, लेकिन इसको आप लिखिएगा क्लोराइडो। क्लियर है? तो नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड इन O, न्यूट्रल और कैटायनिक का अपना जो नाम है, उसके अलावा कुछ का नाम याद रखना पड़ता है, जैसे एक्वा वाटर के लिए, अमाइन अमोनिया के लिए, कार्बोनिल CO के लिए, नाइट्रोसिल NO के लिए। ठीक है, कुछ खास नहीं है। Prefixes mono, di, tri are used to indicate the number of individual ligands in the coordination entity। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको ये वाला जो 4 पोटेशियम है इसको मेंशन करने मना किया था, लेकिन डब्बे के अंदर जो लिगेंड है उसके नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। इसका नाम हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनाइडो लिखिएगा, इसका नाम हेक्सा अमीन लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो डब्बे के बाहर के काउंटर आयंस है मैंने उनके नंबर को मेंशन करने मना किया है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि लिगेंड के नंबर को मत मेंशन कीजिए, वो मेंशन करना होगा। लेकिन अगर नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, then the terms base, stress, tetra, kiss, etc. are used, the ligand to which they refer being placed in parenthesis। for example, जैसे इसका देख लीजिए ध्यान से, NiCl2 PPH3 होल ट्वाइस। अब इसका नाम बताइए, ये PPH3 होल ट्वाइस कैसा होता है? एक फास्फोरस है और इससे 3 फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है। एक फास्फोरस है और उससे 3 फिनाइल रिंग अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझेगा कि इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई है और ये यहां पे 2 बार भी है, तो क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, ये 2 के लिए आप डाई नहीं, इस बार बिस यूज कीजिएगा, और जो इसका खुद का नाम है PPH3 का, विच इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा। तो अगर मेटल के नाम, सॉरी लिगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई है, तो फिर हम लोग दोबारा उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस यूज करेंगे। और
ऐसे लिगेंड के नाम को ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंडिकेटेड इन रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। अब यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ढेर सारा निकालना होगा। जैसे यहां पे आपसे पूछा व्हाट इज दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इस पे +1। आपको याद रखना पड़ेगा कि साइनाइड पे क्या चार्ज होता है, -1। सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ आयरन पे +2 आ जाएगा। तो नाम लिखते वक्त मेटल के नाम के बाद आपको ये 2 को रोमन न्यूमरल में मेंशन करना होगा। सिमिलरली यहां पे भी जब आप सब ऐड कीजिएगा तो यहां 3 आएगा। नाम लिखते वक्त कोबाल्ट के नाम के बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल में उसके नाम के बाद मेंशन करना होगा। अगला पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है, इसका ध्यान से देख लीजिए। इफ अ कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, इफ अ कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, मतलब जो पूरा डब्बा है उस डब्बे पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज है, तब मेटल के नाम में कोई पंगा नहीं है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखना है, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही लिखना है, आयरन है तो आयरन ही लिखना है, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन एक एनायन है, ध्यान रखिए यहां हम मेटल के नेगेटिवली चार्ज होने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम पूरे बॉक्स के नेगेटिवली चार्ज होने की बात कर रहे हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, अगर आपके पूरे डब्बे पे नेगेटिव चार्ज है, देन द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद सफिक्स 8। तब आप मेटल के नाम में क्या सफिक्स यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां देखिए डब्बे पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां मैंने जो कंपाउंड लिखा था, ये वाला कंपाउंड देखिए, यहां डब्बे पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां मेटल का नाम, यहां तो आयरन भी नहीं, यहां तो आपको मेटल का नाम यूज करना पड़ेगा फेरेट। लेकिन वहीं पे अगर अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में 8 नहीं लगता है, यहां पे कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर बॉक्स पे, पूरे बॉक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो हम मेटल के नाम में 8 यूज करेंगे। कभी कभी उसके अलग लैटिन नेम में भी 8 यूज करना पड़ सकता है, जैसे मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरेट, प्लैटिनम के लिए प्लैटिनेट, जैसे आयरन के लिए फेरेट, ऐसा भी करना पड़ सकता है। देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। पहले वाला देखते हैं। जैसे मैंने बताया पहले बॉक्स के अंदर हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अच्छा, उससे भी पहले जो कैटायनिक पार्ट है उसका नाम पहले लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में लिखेंगे। कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, तो कैटायनिक पार्ट में भी पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। ये अमाइन है और ये एक्वा है, तो अमाइन पहले आएगा, 3 अमाइन है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमाइन, फिर ट्राई एक्वा, यहां तक हो गया। इसके बाद आ जाएगा मेटल, मेटल कौन है, क्रोमियम, उसके बाद आ जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, सब ये 0, ये 0, ये -1, 3 पे -3 ऐड करके निकालिएगा, ये क्रोमियम पे +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में, और बाहर वाला जो क्लोराइड है वो लीगेंड नहीं है, वो जो ओ में एंड करना है ना, वो लीगेंड को एंड करना है ओ में। बाहर वाले क्लोराइड, बाहर वाला क्लोराइड लीगेंड नहीं है और उसके नंबर को भी नहीं लिखना है, तो उसको सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, उसको क्लोराइडो भी नहीं लिखेंगे, और 3 क्लोराइड है तो ट्राई क्लोराइड भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, सल्फेट पे नेगेटिव, बॉक्स पे पॉजिटिव। अब जोड़ लीजिए, 3 सल्फेट पे -6 होगा, 2 डब्बे पे +6 होगा, तो एक डब्बे पे क्या होगा, +3। पहले किसका नाम, पहले लिखेंगे लिगेंड का। अब लिगेंड का नाम है इथेन 1,2 डायमीन, नाम में डाई पहले से है, तो ये 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिस, तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, ये हो गया लिगेंड का नाम। इसके बाद
मेटल का डब्बे पे पॉजिटिव है तो बस कोबाल्ट। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा 3 आएगा, और डब्बे के बाहर जो लीगेंड जो जो काउंटर आयन है उसका नाम लिख दीजिए सल्फेट। अब इसमें ध्यान रखिए अमोनिया पे 0 होता है, साइनाइड पे -1 होता है, सिल्वर पे +1, तो ये 1 + 0 यहां 1 और ये 1 -2, 2 साइनाइड है तो यहां -1। पहले पॉजिटिव पार्ट का तो इसका पहले, उसमें भी लीगेंड का पहले तो डायअमीन, उसके बाद सिल्वर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा डब्बा डाइसाइनिडो, इसको साइनो या साइनिडो दोनों लिख सकते हैं। डाइसाइनिडो। अब ध्यान रखिए डब्बे पे नेगेटिव है तो सिल्वर नहीं, आर्जेंटेट, एटीई में एंड करना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1 है, वो लिख दीजिए। यहां बताइए ये क्लोरीन पे -1 है, 2 क्लोरीन पे -2, डब्बे पे +2। क्या कीजिएगा पहले किसका नाम लिखिएगा, लीगेंड का, तो टेट्राअमीन, फिर एक्वा। एक्वा, ये क्लोराइड डब्बे के अंदर है तो लीगेंड है तो क्लोराइडो। उसके बाद डब्बे पे पॉजिटिव तो कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए 3 आएगा रोमन न्यूमरल में, और 2 क्लोराइड डब्बे के बाहर है तो उसको सिर्फ क्लोराइड, ना डाई क्लोराइड ना क्लोराइडो, क्योंकि ये क्लोराइड लीगेंड नहीं है। पोटेशियम पे पॉजिटिव डब्बे पे नेगेटिव तो पहले नाम किसका, पोटेशियम का, पोटेशियम। फिर 4 OH का क्या लिखिएगा, टेट्रा। ध्यान रखिए कैटायन और एनायन के नाम के बीच में गैप, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद मेटल के नाम में 8 लगेगा, डब्बे पे नेगेटिव है, जिंकेट, जिंकेट। और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, 2। अगेन पोटेशियम से स्टार्ट कीजिएगा, पॉजिटिव आयन पहले। अब थोड़ा लड़ाई है, एनसीईआरटी ने तो ट्राई ऑक्जेलेटो लिखा है लेकिन बहुत जगह पे ये ट्रिस ऑक्जेलेटो भी लिखा हुआ है, तो ध्यान से, दोनों ही सही है। बेटर तो डेफिनेटली ट्रिस ऑक्जेलेटो है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में 2 बार ट्राई ऑक्जेलेटो ही लिखा हुआ है, लेकिन बेटर डेफिनेटली ट्रिस है, ऑर्गेनिक लीगेंड है। ऑक्जेलेटो, अब ऐसा भी लगता है कि इसके नाम में कहां डाई ट्राई है, लेकिन एक्चुअली बिस ट्रिस लगाने के बहुत सारे रूल्स हैं, सिर्फ डाई ट्राई नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगेन ये भी याद रखिएगा एनसीईआरटी में ट्राई ऑक्जेलेटो दिया हुआ है। एल्यूमिनेट करना पड़ेगा इसको, एल्यूमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि यहां बॉक्स पे नेगेटिव चार्ज है भाई, और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एनसीईआरटी में ट्राई ऑक्जेलेटो लिखा है। आपको क्या मार्क करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको तो यही मार्क करना चाहिए मेंस में। चलिए ये 2 बच गया, ऑब्वियसली पहले लीगेंड इथिलीन डायमीन, और ये हो गया हमारा क्लोराइडो। क्या लिखिएगा पहले, कौन, इथिलीन डायमीन या क्लोराइडो, क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो बेस इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन दोनों चलता है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो रोमन न्यूमरल में, और ये टेट्रा कार्बोनिल निकल
अब रोमन न्यूमरल में 0 कैसे लिखे, तो इंडियन स्टाइल देख लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, मोस्ट प्रोबेबल है क्वेश्चन आने के लिए। अब देखिए, वैसे तो इसको इनिशियली जब डिस्कस किया गया तो इसको मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे डिस्कस किया जाता था। पहले हम लोग ये पता लगाते थे कि कंपाउंड डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, फिर ये पता लगाते थे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते थे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए हम लोग इसको किससे रिलेट कर लेते हैं, सीएफटी से। सीएफटी के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स डी जेनरेट हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, वो लिगेंड के प्रेजेंस में वैसे नहीं रह पाएंगे। लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देता है, और जो लिगेंड जितना ज्यादा स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने का मतलब है एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट करना, उसको इस सीरीज में उतना आगे रखा गया है। जितना आप पीछे की तरफ जाइएगा उतना वो लिगेंड जो है वो कम स्प्लिट कर पाएगा। किसको, मेटल के डी ऑर्बिटल्स को। एनर्जी ऑर्डर पे जो पहले इक्वल एनर्जी के हैं, लिगेंड्स के बेसिस पे अनइक्वल एनर्जी के हो जाएंगे, और वो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा या कम होगा उस बेसिस पे ये लिगेंड्स को अरेंज किया गया है। कोई लिगेंड ज्यादा स्प्लिट करता है, कोई कम स्प्लिट करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने के लिए ये सीरीज याद होना जरूरी है। मान लीजिए वहां पे आप सीरीज भूल गए, तो आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए कि हैलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर, ये वाले आपको जनरली कहां मिलते हैं, वीक फील्ड में मिलते हैं। वीक फील्ड का मतलब है जो कम स्प्लिट करता है। और नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर ये आपको कहां मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में मिलते हैं, जो ज्यादा स्प्लिट करते हैं। तो ये बात जब तक याद नहीं होगा तब तक दिक्कत है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये 3D सीरीज के मेटल्स के लिए है। अगर आपका मेटल स्कैंडियम से जिंक के बीच में है तो ये कहानी है वीक और स्ट्रॉन्ग की। अगर आपका मेटल कोई 5D सीरीज वाला या 4D सीरीज वाला है तो ये कहानी वहां वैलिड नहीं है। वहां हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करता है और ज्यादा स्प्लिट करता है। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए कुछ सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो हम लोग 2-3 सिंपल मॉलिक्यूल ही डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले CONH3 होल 6 3+। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ भी वीबीटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा है। इज दिस अ स्ट्रॉन्ग फील्ड और अ वीक फील्ड लिगेंड। तो पहले आपने पता लगा लिया कि अमोनिया जनरली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब आप सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। अमोनिया न्यूट्रल है तो ये +3 किस पे होगा, मेटल पे ही होगा। अब आपको ये पता है कि कोबाल्ट जो है व्हाट इज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 4s2 3d7। तो जब आप इस पे +3 लाइएगा तो ये 2 यहां से चला गया, 1 यहां से चला गया, तो ये 3d6 हो गया। तो कोबाल्ट +3 बेसिकली क्या है, 3d6 है। तो आपने पहले उसको प्लॉट कर लिया। ये आपका कोबाल्ट +3 का 3d हो गया। 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। अब इंट्रोडक्टरी मॉलिक्यूल्स में तो अभी इतना ही याद रखिए कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा दीजिए। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसको 3 पेयर बना दीजिए आप। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्यों हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से। अब आप ये देखिए कि आपको अमोनिया से कितना पेयर एक्सेप्ट करना है। तो एक अमोनिया एक पेयर देता है, मोनोडेंटेट होता है अमोनिया।
तो 6 अमोनिया 6 पेयर देगा, और 6 पेयर के लिए आपको क्या चाहिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहां से आप 6 वेकेंट ऑर्बिटल निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, उनको मिक्स कर दीजिए और उनको मिक्स करके 6 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बना लीजिए। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या क्या मिक्स किए, 1 2 डी 1 एस 3 पी। तो पहला सवाल तो यही हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। दूसरा सवाल, अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है, वो भी सवाल हो गया। तीसरा सवाल, क्या पूरे अरेंजमेंट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो देखिए अमोनिया से तो पेयर ही आने वाला है, और मेटल के पास भी कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलिएगा, डायामैग्नेटिक बोलिएगा। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप ऑलरेडी जानते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2, जिसमें n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो तो 0 है। डायामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही आता है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया है तो स्पिन कम हो गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और सिमिलरली यहां पे, क्योंकि जो हम d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं वो 3D का यूज कर रहे हैं, अंदर वाले d का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसी टाइप का कोई सवाल आपसे पूछ लेगा। 2-3 मॉलिक्यूल्स और करके देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया NiCl4 2-, आपको पता है निकल पे यहां क्या आएगा, +2, 4s2 3d8 होता है निकल, +2 में ये चला गया, क्या बचा उसके पास, 3d8 बच गया। फिर आपको ये एनालाइज करना है कि अच्छा मेरा मेटल 3D सीरीज का है, तो बताओ क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, तो ये तो पेयरिंग कर ही नहीं सकता। तो आपके पास ये है D8, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये 3d8 के बाद ये 4s और ये 4p हो गया। अब आप ये एनालाइज किए कि यार क्लोराइड कैसा है, मोनोडेंटेट है, तो एक क्लोराइड से एक पेयर मिलेगा, 4 क्लोराइड से 4 पेयर मिलेगा, एक पेयर यहां रखेंगे, एक पेयर यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो पहले ये 4 ऑर्बिटल्स को यहां से निकाल के आप मिक्स कर लिए, मिक्स कर लिए मतलब इनको हर तरह से इक्वल बना लिया, हाइब्रिडाइज कर लिया। सो नाउ यू हैव 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स। इसका नाम क्या रखिएगा, एक s3p लिया है तो इसका नाम आप रख दीजिए sp3। कभी भी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहीड्रल। यहां पे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, पेयरिंग क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था। हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बचे हैं, तो इसको आप पैरामैग्नेटिक बोल सकते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में n की जगह 2 डाल दीजिए, n+2 कीजिएगा तो ये √8 आ जाएगा। इसके अलावा इसमें इनर आउटर नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ये, चार लोन पेयर मिला है मेटल को। और इसके अलावा इसमें भी आप चाहिए तो कह सकते हैं इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो हुई नहीं है, तो आप इसको चाहिए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है। एक और कर लेते हैं, जैसे अगर इसी में आपसे पूछ लिया, NiCN4 2-, तो इसमें क्या कीजिएगा, तो पहले आपने देखा कि यार निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो निकल पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला +2। फिर साइनाइड कैसा लीगेंड है, तो आपने पता लगाया कि साइनाइड तो यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है,
साइनाइड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग कर सकता है। अब निकल जो है वो +2 में क्या है, 4s2 3d8, तो निकल होता है +2 में, ये दो भग गए तो 3d8 हो गया। तो निकल +2 अगर 3d8 हो गया तो ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगा, करवा दीजिए पेयरिंग। जब आप पेयरिंग करवाइएगा तो ये 4 पेयर बन जाएगा। और 3D के बाद आपको पता है 4s खाली, 4p खाली, वो सब तो खाली है ही। अब आप सोचिए कि आपको साइनाइड से कितना पेयर मिलने वाला है। तो आपको पता है साइनाइड तो मोनोडेंटेट होता है, यानी एक साइनाइड एक पेयर देगा, तो 4 साइनाइड 4 पेयर देगा। 4 पेयर को रखने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो आपने यहां से 1 2 3 4 ऑर्बिटल लेके इनको मिक्स कर लिया और 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लिए। नाम क्या रखिएगा, 1d 1s 2p है तो इसका नाम हो जाएगा dsp2। जब भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनार, मतलब चारों साइनाइड निकल के ही प्लेन में होंगे। चारों साइनाइड निकल के ही प्लेन में होंगे, सारे एक ही प्लेन में होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। देखिए साइनाइड से आने वाला तो पेयर्ड ही होता है, निकल के पास वाला भी पेयर्ड है, तो इसको आप बुलाइएगा डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक के लिए आप जानते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ये यूनिट है बोर मैग्नेटन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है तो स्पिन कम हो गया, इसको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे पहले ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपको समझ आने चाहिए कि इनका हम कैसे ये सब डिफाइन करते हैं। जैसे अब ले लेते हैं कोई 4d 5d सीरीज वाले मेटल को, जैसे यहाँ पे प्लैटिनम ले लिया, ये कौन से सीरीज का मेटल है, 5d सीरीज का है। अब ध्यान रखिएगा इसके लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, प्लैटिनम +2 आएगा। प्लैटिनम +2 के लिए अब प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अजीब होता है, आपको याद होगा निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, एंड दैट इज ग्रुप नंबर 10। इसमें निकल होता है 4s2 3d8। पैलेडियम बहुत यूनिकली ये 5s2 4d8 नहीं होता है, ये होता है 5s0 4d10। और ये भी 6s2 5d8 नहीं होता है, ये भी यूनिकली 6s1 5d9 होता है। ये तीनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। प्लैटिनम +2 का जब आप लिखिएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये 5d8 आ गया। अब आपने यहां पे d8 बना लिया। अब यहां पे वैसे तो देखने में लग रहा है कि यार क्लोराइड ही है, तो ये तो वीक हो गया, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हर लिगेंड 4d 5d वाले मेटल के लिए स्ट्रांग ही होता है, वो भी यहां पे पेयरिंग कर देगा और आपको यहां पे 4 पेयर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3d। फिर आया 4s, फिर आया 4p। 4 क्लोराइड 4 पेयर देगा, 1 2 3 4, इनको मिक्स कर दीजिए तो 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बुलाइएगा, dsp2। हाइब्रिडाइजेशन जब dsp2 होता है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है तो लो स्पिन। इस तरह का ऑप्शंस हम मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ पूछेगा। और कुछ मॉलिक्यूल्स करके देखते हैं। देखिए इसमें बहुत अजीब अजीब से मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आजकल आप देखिएगा जिस टाइप के मॉलिक्यूल्स का ट्रेंड है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया
कि यार MnCN होल 6 3-, MnCN होल 6 3-, इसको डिस्कस कीजिए। अभी एडवांस में आया है, अभी आया है रिसेंटली, आई थिंक दिस ईयर और लास्ट ईयर। कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, बट यहां पे अब थोड़ा डिफरेंट अप्रोच चाहिए। पहले तो इसका नंबर मैं करेक्ट कर लेता हूं ध्यान से। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो मैंगनीज पे +3 आएगा। अब मैंगनीज कैसा होता है? तो ये होता है 4s2 3d5। तो +3 में क्या होगा? ये 2 गया, ये 1 गया, तो ये हो गया 3d4। मैंगनीज पे 3d4 हो गया। अब ऐसा लगता है सोच के कि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देगा। और बहुत बार मैंने देखा है बच्चा ऐसा कर देता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 पेयर बना दिया। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए होता क्या है, ये पेयरिंग से ज्यादा आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए पेयरिंग से ज्यादा आपका इस बात पे फोकस होना चाहिए कि पेयरिंग क्यों हो रहा है। देखिए, अगर हम जिनमें हमने पेयरिंग कराई, पहले वालों को देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात चल रही है। अगर आप यहां पेयरिंग नहीं कराते तो क्या होता? तो आप ये S से 1 लेते, P से ये 3 लेते, और आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए था तो आप D से 2 लेते। बट कौन से D से? 4D से। अगर आप इसमें पेयरिंग नहीं कराते तो हाइब्रिडाइजेशन होता sp3d2 sp3d, बाद वाला है तो बाद में लिखेंगे, और अभी हमने जो पेयरिंग कराने के बाद D लिया वो पहले वाला है, तो ये हो गया d2sp3। तो देखने में तो एक जैसा ही लगता है कि यार sp3d2 और d2sp3 में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अब सोचिए, इसमें जो D लिया है वो कौन सा है? 4D। जबकि इसमें जो D लिया है वो कौन सा है? 3D। क्या 3D और 4D की एनर्जी इक्वल होगी? नहीं। और क्योंकि D2sp3 में 3D कंट्रीब्यूट कर रहा है जबकि sp3d2 में 4D कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्योंकि 3D कंट्रीब्यूट कर रहा है D2sp3 में, तो क्या D2sp3 is more stable than sp3d2 because 3D is at a lower energy level? तो यहां पे हम पेयरिंग ऐसे मजाक मजाक में नहीं कर रहे। हमारा मोटिव है ये 2D ऑर्बिटल्स को पाना, अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो। क्योंकि उसमें या तो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा। तो मुझे चाहिए, तो मुझे 2D चाहिए अंदर से, वो पाना हमारा एम है। ये पेयरिंग तो प्रोसेस है वो 2D ऑर्बिटल्स को पाने का फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखिए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको लगता है कि यार पेयरिंग सारा करा दिया तब तो 3D मिल गया, बट ऑक्टाहेड्रल में तो हम 2 ही D यूज कर सकते हैं, 3D लेके भी क्या करेंगे? और ये पेयरिंग फ्री में नहीं होता, इसमें एनर्जी देना पड़ता है पेयरिंग करने के लिए। और आपने पेयरिंग भी कर लिया, खाली भी करा लिया ऑर्बिटल को, और अब आप उसको यूज भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपने पेयरिंग भी कर लिया, ऑर्बिटल भी खाली करा लिया, अब आप उसको यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यूज तो 2 ही D का करना है, भले आपके पास 3D खाली क्यों ना हो। तो फिर अगर आप वो एक्स्ट्रा खाली D को यूज ही नहीं करने वाले तो उसको खाली भी क्यों करवाओगे? तो ध्यान ये रखना पेयरिंग में कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो मुझे 2D चाहिए और मुझे पेयरिंग उस हिसाब से करना है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजो ताकि आपके पास पेयरिंग के बाद 2D खाली हो जाए। बस ये 2D से मतलब है। 4s 4p तो है ही सही, ये 3D, ये 4s, ये 4p। आपको 6 साइनाइड से 6 लोन पेयर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, इनको मिक्स कर लो। आपको 6 लोन पेयर को रखने के लिए जो 6 ऑर्बिटल चाहिए वो यहां से मिल जाएगा। ये हो जाएगा D2sp3। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी देयर आर सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में यूज करिएगा। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 2n+2 √8। क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है? पेयरिंग तो हुई है, सारा पेयरिंग हो ये जरूरी नहीं, बट पेयरिंग तो हुई है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? लो स्पिन, क्योंकि पेयरिंग तो हुई है, स्पिन कम तो हुआ है पेयरिंग की वजह से। फिर आप बोलिएगा ये क्या है? अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि ज्योमेट्री इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा।